सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि ये चैनल है मेरा मृत्युंजय कुमार के नाम से। इस चैनल को ना सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ना, इसलिए ताकि मेरा चैनल फेमस नहीं हो, ऐसा नहीं मेरा आकांक्षा है, ठीक है ना। मेरा मकसद ये है कि आपको सब ये शेयर करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके वर्ग कक्ष में, क्लास में जितने भी विद्यार्थी सहपाठीगण थे आपके ना, उनके पास ये वीडियो ज़रूर जाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ाई करें और आपका कोई दोस्त जो है ना वो पीछे रह जाए। तो बहुत ज़्यादा प्रयास करें कि ये वीडियो जो है आपके हर एक दोस्तों के पास पहुँचे। बात समझ में आ रहा है ना, ताकि उन लोग भी घर बैठे अपना एजुकेशन, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी इस बात को ध्यान दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है ना। याद कर कर के कि कौन सा दोस्त नहीं पढ़ रहा है, कौन कॉन्टेक्ट्स में नहीं है, उनसे बात वगैरह कीजिए, कोशिश कीजिए और उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाने का कोशिश करें। ये आपके मित्रों के लिए आपका ये परम कर्तव्य बनता है। तो चलिए अब समय व्यर्थ नहीं करते हुए मैं आता हूँ सीधे टू द पॉइंट कि कल मैंने आपको ये केसी सिन्हा का 8 एक्सरसाइज का ना 4 नंबर तक होमवर्क दिया था। तो सारा क्वेश्चन एक ही जैसा था, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन जो अलग हो, मतलब अलग टाइप के हैं ना, उनको मैं बता दे रहा हूँ ना। जैसे देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 2 का ना कौन सा 9 क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन देख लीजिए, 2x - 3y = 1, x + 3z = 11, x + 2y + z = 7। मतलब मैं ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जैसे देखिए इसमें 2x है तो 3y है लेकिन z वाला टर्म नहीं है ना, x है z है लेकिन y टर्म नहीं है ना। इसमें तीनों है, तो अगर x y है z नहीं है, x और z है इसमें और y नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को लेकर के मैं आपके सामने आ रहा हूँ। तो आइए देखिए 2 का 9 नंबर क्वेश्चन है, 2x - 3y = 1, x + 3z = 11 और x + 2y + z = 7। तो इन सारे इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। बिल्कुल देखिए 2x है ना -3y, अब z नहीं है तो 0 × z नहीं लिख सकते हैं ना, 0 × z तो 0 होगा, और 0 अगर इतना में अगर हम लोग जोड़ भी देते तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम 0 z लिख दिए = 1। यहाँ पर x है तो x लिख दिए, y वाला टर्म नहीं है तो 0 × y लिख दिए, चूँकि 0 × y 0 और 0 जोड़ने पर फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसलिए 0y लगा दिए, 3z ऐसे ही। और ये तो इसमें तो तीनों टर्म है तो उसको हम वैसे ही नोट कर दिए, उतार दिए, और इतना = 7 लिख दी। अब बाकी का सारा काम बिल्कुल आप वैसे ही करना है ना। a = आप बना लीजिए 2 1 1 ना, -302 तो -302, फिर 0 3 1 तो 0 3 1, x मैट्रिक्स x बनता है XYZ मतलब वेरिएबल को लेकर, चर को लेकर के, ठीक है ना। और b एक मैट्रिक्स बने 1 11 7, ठीक है। अब बाकी आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए, बाकी सारा प्रोसेस वैसा ही है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए, -18 है तो क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू चूंकि 0 नहीं है तो अतः दिए गए रैखिक समीकरण ने कहा है, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन संगत यानी कंसिस्टेंट होगा, और उनका अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। और वो सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा, फार्मूला x = a इन्वर्स × b से। अब x = a इन्वर्स b फार्मूला लगाइए, और इसके लिए आपको a इन्वर्स निकालना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल सेम, बस नया चीज़ यहाँ सीखने को था कि अगर जो वेरिएबल, जो चर आपको नहीं दिया रहेगा उसको 0 × मतलब वो चर लिख देंगे, ठीक है ना। अगर z नहीं रहेगा तो 0 × z लिख देंगे, यहाँ पर y नहीं है तो 0 × y लिख देंगे, ठीक है ना। तो ऐसा आपको ढेर सारा क्वेश्चन आएगा। जैसे देखिए 11 क्वेश्चन है, x y z है इसमें, लेकिन इसमें देखिए 2x - y तो z नहीं है यहाँ पे, तो 0 × z = 0 लिखेंगे। यहाँ y और z है तो x नहीं है तो 0 × x + 2y - z लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2x है 6y है, z नहीं है ना, तो नहीं है तो क्या 0 z लिखेंगे। यहाँ x और z है, y नहीं है तो हम लोग 3x + 0y - z लिखेंगे। बात समझ में आया ना। और यहाँ पर तो तीनों है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अब आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। चलिए अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को 4 नंबर क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा अलग ढंग का है। तो आइए देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन,
ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन हिंदी वाले विद्यार्थी अपने हिंदी मीडियम की बुक में देखेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल वही रहेगा ना। अभी मेरे पास हिंदी मीडियम का बुक अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं इसी इंग्लिश वाले से पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन देख रहा हूँ। दोनों में क्वेश्चन एक ही रहेगा, ठीक है। आप लोग देखिएगा, बस हिंदी मीडियम में हिंदी में लिखा रहेगा और इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो चलिए मैं आप लोगों को 8 एक्सरसाइज का 4 नंबर क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, ठीक है ना, कि ए का वैल्यू आपको इतना दिया हुआ है, तो ए इन्वर्स फाइंड करना है, और ए इन्वर्स फाइंड करके उस ए इन्वर्स का यूज ना ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए करना है ना। इफ ए इक्वल टू इतना फाइंड ए इन्वर्स, मतलब अगर ए इक्वल टू इतना है तो ए इन्वर्स फाइंड कीजिए, और इस ए इन्वर्स का देखिए लिखा हुआ यूज इट टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब इस ए इन्वर्स का दोनों इक्वेशन को सोल्व करने में यूज करें। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को वहाँ पर इंग्लिश में तो मैं दिखा दिया, आप लोग अब हिंदी में देख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए अब वही 4 नंबर को मैं हिंदी में लिख दिया हूँ कि यदि ए बराबर इतना है तो ए इन्वर्स निकाले, और इसका प्रयोग करके, मतलब ए बराबर इतना है तो ए इन्वर्स निकालें, और इसी ए इन्वर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण, मतलब ये जो नीचे इक्वेशन दिया हुआ है वो दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। तो चलिए आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे एक बात बताइए, ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ए इन्वर्स निकाल लेंगे भैया। कैसे निकालेंगे, तो ए इन्वर्स का फार्मूला लगा करके निकालेंगे। ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है तो पता है ना, एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट है। तो चलिए ना, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं ना, ऐसे करके -1 है। तो एक बात बताइए आप ना, अगर ए बराबर आपको, जैसे ए बराबर इतना है तो आपको बोल रहा है ए इन्वर्स निकालें, ए इन्वर्स आप लोग निकाल लीजिएगा, एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट फार्मूला का प्रयोग करके निकाल लीजिएगा ना। तो चलिए अब इसी ए इन्वर्स का प्रयोग करके ये दोनों इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे, दोनों ना लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण के निकाय को कैसे हल करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे लोग। तो आइए देखिए, इसका पहले बोल दिया कि ए बराबर इतना है और इसका ए इन्वर्स निकालें, और इसी ए इन्वर्स का प्रयोग करके दोनों को सोल्व करना। तो भैया आपको घुमा रहा है, ठीक है, दिमाग थोड़ा सा ना इधर उधर कर रहा है। देखिए क्या है, क्वेश्चन को गौर से देखिए आप, ये दोनों क्वेश्चन को गौर से देखिए ना। इससे आप अगर देखिए, अगर इसको आप सोल्व करना चाहिएगा तो क्या बनाइएगा, इसको दोनों को सोल्व करना चाहिएगा तो क्या, पहले हम लोग मैट्रिक्स ए लिखते हैं ना, तो भैया आप ए लिख के बताइए कितना होगा, ए 2 3 1, तो 2 3 1 -3 2 1, तो -3 2 1, फिर यहाँ पर 5 -4 -2, तो 5 -4 -2, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू XYZ हो जाएगा, बी का वैल्यू यहाँ से 16 -4 -3 हो जाएगा, 16 -4 -3। एक बात अब याद रखिएगा, ये वाला बात गौर से देखिए, ये हम कहाँ से निकालें, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तब अगर आपको ये वाला भी इक्वेशन सोल्व करना है तो ए का वैल्यू इतना ही होगा। आप गौर कीजिए, देखिए 2 3 1, तो 2 3 1, फिर -3 2 1, तो -3 2 1, फिर है 5 -4 -2, तो 5 -4 -2। तो आप अब देखिए, अब आपका दिमाग काम कर रहा होगा लगभग कि देखिए, आपको अगर ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है तो आप ए का वैल्यू निकालिएगा, तो ए का वैल्यू इतना ही आएगा, और यही वाला ए का वैल्यू ना आपको दिया हुआ है यहाँ पर, यही चीज़ ना दिया हुआ है इतना। देखिए मिलाइए, 2 3 1, तो 2 3 1 माइनस ना 3 2 1 है, तो -3 2 1 यहाँ पर भी है ना, 5 -4 -2 है, तो यहाँ पर भी 5 -4 -2 है। तो आपको जब ये समीकरण मान लेते हैं, पहले इसको आप हल कीजिए, इसको हल कीजिए, आप सोल्व कीजिए। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो ए निकाल दिए, एक्स निकाल दिए, बी निकाल दिए, है ना, बी 16 -4 -3, बी निकाल दिए। तो सोल्व कैसे करते हैं, एक्स बराबर ए इन्वर्स इंटू बी से, ठीक है। तो ए इन्वर्स इंटू बी से तो आपको ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा ही, तो ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो ए इन्वर्स कहाँ से निकालिएगा, वही फार्मूला लगा के, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए,
तो ये ए इनवर्स जो हम लोग निकालते हैं, जैसे इसको सोल्व करना है तो ए इनवर्स निकालेंगे ना, तो वही आपको अभी जैसे इसको सोल्व करना है हमको, तो ए इनवर्स हम निकालेंगे। तो ए इनवर्स निकालेंगे तो वो क्या किया कि जो हम लोग बाद में ए इनवर्स निकालते हैं उसको पहले ही बोल दिया कि आप ए इनवर्स निकाल लिए, ठीक है ना। वो दिमाग लगा दे, ये दोनों क्वेश्चन को देखते हुए इन लोग से मैट्रिक्स ए बना करके खुद वो पहले ही दे दिया और बोल दिया कि ए इनवर्स निकाल लीजिए। तो भैया ए इनवर्स ये शुरू में निकालने के लिए बोला है, अगर नहीं भी बोलता तो हमको तो ए इनवर्स निकालना ही पड़ेगा ना, बात समझ में आए। तो ए इनवर्स आप पहले निकाल लीजिए और यही ए इनवर्स का प्रयोग यहाँ पर पुट कर दीजिए, ए इनवर्स का वैल्यू निकाल करके और बी का वैल्यू आपको यहाँ रख करके आप सोल्व कर दीजिएगा, तो इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगर फिर इसका सॉल्यूशन निकालना है तो क्या ए का वैल्यू उतना ही रहेगा, एक्स का वैल्यू उतना ही रहेगा, सिर्फ बी न बदल जाएगा। ये देखिए 11 -5 -3 और इसमें बी कितना था 16 - 4 - 3, तो अब बी हो गया 11 - 5 - 3, देखिए है ना, ये पुराना अब नया वाला बी ऐसे ही हो जाएगा, है ना। तो आप फार्मूला लगा करके आप ए इनवर्स का ना वैल्यू आप यहाँ से पहले निकाल लीजिए और वही ए इनवर्स जो निकालिएगा वही ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ रख देना है। समझ में आ गया ना ढंग से, ठीक है। तो चलिए अब मैं बताने जा रहा हूँ अब वर्ड प्रॉब्लम। समझ में आ गया ना बाबू। जैसे देखिए कोई भी अगर हमको इस इक्वेशन को अगर हल करना होता तो हम ए बनाते हैं ना, एक्स बनाते हैं और बी बनाते हैं, फिर ए इनवर्स एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी फार्मूला लगाते हैं, तो आखिर ए इनवर्स तो हमको निकालना ही पड़ता ना, ठीक है ना। तो ए इनवर्स निकालना पड़ता, इसको ए मानते हैं और ए इनवर्स निकालते हैं। तो यही वाला ए ना वो क्वेश्चन चालाक बन करके शुरू में दे दिया। देखिए ए है ना, ये बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल सेम है ना, 2 3 1 -3 2 1 और 5 - 4 - सेम है ना। तो पहला ही दे दिया और पहला ही बोल दिया है कि आप ए इनवर्स निकाल दीजिए और इस ए इनवर्स का प्रयोग करके हल करें। तो भैया आखिर इसी ए इनवर्स तो हम बाद में निकालते हैं, तो यही चीज़ आपको क्या बोल दिया कि पहले निकाल लीजिए, पहले निकाल लीजिए बाद में निकाल लीजिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है। फिर पहले ही निकाल लेंगे तो इसी ए इनवर्स का यूज दोनों समीकरण को सोल्व करने में आएगा, ठीक है ना। बस यही इसका फंडा था और कुछ नहीं, ये गड़बड़ाने के लिए आपको थोड़ा कर रहा था। तो अब आइए मैं 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ ना। देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं ना, पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। यूज प्रोडक्ट इतना टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x - y + 2z = 1 2y - 3z। यहाँ पर गौर कीजिए x वाला टर्म नहीं है तो 0 × x लिखना पड़ेगा, 2y - 3z = 1, फिर 3x - 2y + 4z = 2। मतलब इतना और इतना में पहले गुना करना है और गुना करके जो आएगा न उसका प्रयोग जो है इन तीनों इक्वेशनों को सोल्व करने में करना है ना। समझ गए इंग्लिश मीडियम का बच्चे क्वेश्चन को। मतलब इतना से इतना में पहले गुना कर दीजिए, गुना करने के बाद जो आएगा ना, जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको, उस प्रोडक्ट का यूज ये तीनों इक्वेशन को सोल्व करने में करना है। अब हिंदी मीडियम के बच्चे क्वेश्चन को समझिएगा। 5 नंबर तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन ये है ना कि गुणनफल इतना गुना इतना का प्रयोग करके नीचे दिए गए रैखिक समीकरणों को हल करें। मतलब पहले इसे इसमें गुना कर दीजिए और गुना करने के बाद ये जो आपका समीकरण दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, तीनों को सोल्व करना है। तो चलिए देखिए इसमें क्या फंडा है, इसमें क्या तरीका, मतलब नया चीज़ क्या है। तो पहले आइए ना, अगर गुणनफल इतना बोल रहा है तो हम लोग गुणनफल कर लेते हैं। तो हम लिख दिए ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, ठीक है ना। तो ये आपका 3/3 ऑर्डर का है, ये भी 3/3 ऑर्डर का है, तो 3/3 3/3, तो आने वाला मैट्रिक्स भी होगा वो भी क्या हो जाएगा 3/3 ऑर्डर का आएगा। तो मैंने गुना कर दिया। गुना करने के लिए सबको आता है ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ लिखें, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यहाँ लिखें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ लिखें, ऐसा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे लिखा है, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में यहाँ लिखे हैं, सेकेंड रो से ना थर्ड कॉलम यहाँ पे लिखें। उसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आया ना, थर्ड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे लिखें, थर्ड रो थर्ड कॉलम ऐसे। अब इनको आप कैलकुलेशन कर दीजिए, ऐसे आएगा और ये इतना गुना करने पे आया, दिक्कत नहीं ना। अब एक बात बताइए, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि इसको और इसको में गुना करने से क्या आ गया,
यूनिट मैट्रिक्स आ गया। तो भैया यूनिट मैट्रिक्स को हम आई लिख दे रहे हैं, ठीक है। मतलब कि इसको और इसको गुना कर रहे हैं तो मेरा आई आ गया। अब देखिए एक बात और बता रहे हैं, ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है ना, जिसको आपको सोल्व करना है, इसको ढंग से जरा आप लिखिए तो क्या लिखिएगा ना, देखिए x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 1, तो लिखा हुआ है ना x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 1, ठीक है। अब देखिए 2y माइनस 3z बराबर 1 है, तो 2y है तो हम यहाँ से 0 इंटू एक्स अपने से लगाएंगे ना, चूँकि x वाला टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 3z ना, देखिए 0 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 3z, और इतना बराबर क्या लिखेंगे 1, बराबर में क्या 1, और फिर ये तो ऐसा ही है 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 2, ठीक है ना, 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल 2। तो अब यहाँ से आप अगर इस इक्वेशन को भैया आप सोल्व करना चाहते हैं तो ज़रा गौर करके देखिए, यही इक्वेशन है ना, तो इस इक्वेशन को अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो a का वैल्यू निकालिए 103 आएगा, -1 2 -2 आ गया, 2 - 3 4 ऐसे आ गया, x का वैल्यू XYZ आ गया, और b का वैल्यू कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा यहाँ से। अब एक बात बताइए, अगर आपको अब इस इक्वेशन को सोल्व करना रहता है तो आप क्या करते थे, पहले डिटर्मिनेंट a का वैल्यू निकालिएगा ना, 0 नहीं आएगा तो हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूशन इसका होता है और सॉल्यूशन इस फार्मूला से निकाल देंगे। तो आपको a इन्वर्स तो निकालना पड़ेगा, करेक्ट। अच्छा एक बात और देखिए, ये जो आप इस समीकरण से इस इक्वेशन जो मैट्रिक्स A बनाए हैं, तो ये जो मैट्रिक्स A बना हुआ है वो किसके बराबर है, वो ये वाला चीज़ जो है जो मैट्रिक्स बना ना वो वाला, और ये जो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है ये वाला, दोनों सेम है कि नहीं है, मिलाइए। ये देखिए 103 -1 2 -2 2 - 3 4, यही वही चीज़ है 103 -1 2 -2 2 - 3 4। तो इसका मतलब कि ये वाला मतलब जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो समीकरण निकाय दिए हुए हैं ना, उससे a निकाले उसका वैल्यू, और ये जो हम गुना कर रहे हैं इसका वैल्यू दोनों सेम है। तो हम मान सकते हैं, देखो इसको हम लोग क्या मान लिए, ये पूरा मैट्रिक्स को मान लिए a है ना, a मान लिए, और इसको मान लिए c। तो ये गुणनफल जो हुआ, जो प्रोडक्ट हुआ ना, उसको क्या बोल सकते हैं, इससे इसमें गुना कर रहे हैं, तो इसको हम मान लिए a। क्यों a माने, क्यों a मान लिए है ना, क्योंकि न ये इक्वेशन से जो बनता है मैट्रिक्स उसको a है, उसको a मानते हैं, और ये a का वैल्यू जो है न इतना का बराबर ही है, तो इसको भी a मान सकते हैं। तो हम इसको a मान लिए, इसको c मान लिए, तो a गुना c किए तो क्या आ गया मेरा i आ गया। मतलब क्या आया, a गुना c बराबर i आया। तो अब देखिए जब a से c में आप गुना किए तो i आ गया, तो जब a से c में गुना किए i आया दोस्त लोग, तो अगर a जो हम बटा में उधर ले जाते हैं तो a उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, a का इन्वर्स हो जाएगा ना। होगा क्या, जैसे a जब उधर जाएगा तो i गुना a का इन्वर्स होगा, और a इन्वर्स से i में गुना करेंगे तो खाली a इन्वर्स आता है। चूँकि बताएं हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से इकाई अवयव से गुना कीजिएगा तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो ए इन्वर्स गुना आई ए इन्वर्स हो जाएगा, तो ए जब उधर गया तो ए इन्वर्स हो गया, तो ए इन्वर्स किसके बराबर हो गया, सी के बराबर, यानी ए इन्वर्स बराबर सी। और सी किसको माने थे आप, ये वाले मैट्रिक्स को, ठीक है ना। देखिए तो ए इन्वर्स आपको बराबर हो गया सी के, और सी बराबर इतना दिया हुआ है यहाँ पे, हम माने है ना। तो देखिए आपको ए इन्वर्स फ्री में मिल गया। पहले आप ए इन्वर्स कैसे निकालते थे, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए ना। अगर इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना रहता है तो आप ए निकाल दिए, एक्स निकाल दिए, बी निकाल दिए, अब फिर आप डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकाल के चेक करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। और अगर कंसिस्टेंट मतलब संगत आता है तो आपको फार्मूला लगाना पड़ता है, और ये फार्मूला से आंसर मिलता है। तो पहले आपको आंसर लाने के लिए भैया आपको ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा ना। तो ए इन्वर्स निकालने का वो लंबा तरीका आपको ज्ञात करना पड़ेगा ना। ए के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए, वो फार्मूला लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट क्यों दिया है, समझ में आ गया, क्योंकि इसको हम ए मान लिए, इसको सी मान लिए। क्यों इसको ए माने,
यहाँ आपको याद रखना है, क्योंकि ये इक्वेशन जो है उससे भी जो बनता है मैट्रिक्स ए, वो भी बिल्कुल इसी मैट्रिक्स के जैसा है। तो इसको हम ए मान लिए, अब इसको सी मान लिए, इसको सी अपने समान है, और ए से सी में हम गुना करके देखें, चूंकि ये गुना करने के लिए बोल रहा था ना, तो हम ए से सी में जब गुना किए तो क्या आया, मेरा आई आया है। तो जब ए से सी में गुना किए आई आया, तो ए जब उधर जाएगा तो क्या सी बराबर ए इन्वर्स हो गया। तो ए इन्वर्स तो निकल न गया मेरा यहीं से कि ए इन्वर्स का वैल्यू सी के बराबर है। तो ए इन्वर्स का वैल्यू सी के बराबर है, और सी का वैल्यू कितना है, ये। तो ए इन्वर्स मेरा मिल गया कि यही हो गया, यही क्या हो गया, ए इन्वर्स हो गया। तो अब इस गुणनफल का फायदा हमको क्या हुआ, क्वेश्चन में आखिर क्यों बोल रहा है कि पहले इससे इसमें गुना कीजिए और इस गुणनफल का प्रयोग करके इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि इससे इसमें हम गुना कर रहे हैं, तो हमें आ रहा है, मतलब इससे इसमें गुना कर रहे हैं, मतलब ए से सी में गुना कर रहे हैं तो आई आ रहा है। तो ए जब उधर भेज देंगे तो ए इन्वर्स हो जा रहा है, और ए इन्वर्स का वैल्यू सी के बराबर होगा, और सी मतलब यही है सी। तो ए इन्वर्स हमको फ्री में मिल जा रहा है, ज़्यादा हमको प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। अब जब ए इन्वर्स हमको मिल गया सी के बराबर, मतलब इतना, तो अब हम लोग फार्मूला से चल देंगे, एक्स बराबर ए इन्वर्स गुना बी। ए इन्वर्स आपको मिल ही गया है इतना, और बी, तो बी मतलब ये आपको पता है ना 1 1 2, बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो ए इन्वर्स से बी में गुना कर दीजिए ना, और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया ना ढंग से, कि क्यों ये गुणनफल का प्रयोग करना पड़ा है ना। इसको करने से क्या फ़ायदा हुआ, हमको इसको करने से फ़ायदा हुआ कि हमको बचत हुआ ना। वो टाइम जो हम लोग कोफैक्टर पहले ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए फार्मूला लगाते थे, फिर एडजॉइंट ए निकालते थे, ए के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, सारा का कोफैक्टर निकालेंगे, फिर मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर ट्रांसपोज निकालेंगे, तो उतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ा है, ठीक है ना। क्योंकि हम खुद देखें कि इन लोगों को गुना करने पे आ जा रहा था आई, है ना, और ये उधर गया तो ए इन्वर्स मिल गया हमको आसानी से, ठीक है ना। ये कन्फ्यूज़न नहीं ना कि सर आप इसी को ए क्यों माने, क्योंकि ये इक्वेशन जो है, उस इक्वेशन को हम सोल्व करने के लिए हम जनरली भी इसको मानते हैं ए मैट्रिक्स, या है ना। तो ये ए माने हैं तो इसको भी हम ए मान लिए, अगर इसको अगर हम इसको बी मानते हैं तो इसको भी हम बी मान लेते हैं, है कि नहीं, वो दिक्कत नहीं, आपको ए इन्वर्स मिल गया। तो चलिए इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब आइए ना वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको बताने जा रहा हूँ 6 नंबर सवाल ना। 6 में आपका 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो ये जो है आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, पहले वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब आपको इसको पढ़ करके, ये जो आपको इतना सारा ऐसा वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है ये, तो इनको पढ़ करके पहले ऐसा आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, और तब जा करके सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन क्या है कि आपको इक्वेशन डायरेक्ट दे दिया सोल्व करना है, लेकिन इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम दिया, पहले वर्ड प्रॉब्लम है, सब वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर इक्वेशन बनाइए और इक्वेशन बना करके तब सोल्व कीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे लोग सारे देख लीजिए कि द सम ऑफ 3 नंबर इज 6, माने 3 नंबर का सम जो है 6 है। तो मान लीजिएगा पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तीसरा नंबर z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 हो जाएगा, एगो इक्वेशन बन गया। फिर इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, अगर हम थर्ड नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करें एंड ऐड सेकेंड नंबर टू इट, और उसमें सेकेंड नंबर को ऐड कर दें, तो हमें 11 मिलता है, वी गेट 11। अब फिर आगे बोल रहा है, मतलब क्या बोला कि अगर हाँ ना थर्ड नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड नंबर ऐड करें तो हमें 11 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है ना, 3z और प्लस y, सेकंड नंबर y है, इक्वल टू 11। अब फिर एक और बनेगा यहाँ से कि बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, माने फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे तो वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर, माने फर्स्ट और थर्ड को ऐड कीजिए मतलब x प्लस जेड, तो हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, गेट डबल ऑफ सेकंड नंबर, माने y है सेकंड नंबर तो उसका डबल मतलब 2y मिल रहा है। तो इसको अलजेब्रिकली मतलब ऐसा ढंग से आप लिख दीजिए, इस तरह से आप लिख दीजिए, वही बोल रहा है कि रिप्रेजेंट इट अलजेब्रिकली एंड फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, माने पहले इसको आप इक्वेशन बना लेना है और तब जा कर के सोल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब हिंदी मीडियम का बच्चे जो हैं उसी क्वेश्चन को देख लीजिए हिंदी में कि 3 संख्याओं का योगफल 6 है, माने 3 संख्या का योगफल 6 है। यदि हम तीसरी संख्या में 3 से गुना करें
और इसमें दूसरी संख्या को जोड़ दें तो हमको 11 प्राप्त हो रहा है। और यदि हम पहली और तीसरी को जोड़ दें तो दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है। तो इसका बीजीय निरूपण ज्ञात करें। बीजीय निरूपण माने होता है समीकरण के रूप में लिखना, ऐसा लिखना, ठीक है ना। और तब फिर क्या करना है, संख्याओं को ज्ञात करना है। तो देखिए आपको जैसा बोल रहा है पहले वैसे बनाइए। पहला क्या बोलिए, तो माना कि पहली संख्या जो फर्स्ट नंबर है आप लोग मान लीजिए x, सेकेंड नंबर को मान लीजिए y, थर्ड नंबर को मान लीजिए z। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को गौर से देखिए कि तीनों संख्याओं का योगफल 6 है। द सम ऑफ 3 नंबर इज 6। तो तीनों का जब योगफल 6 है तो तीनों को जोड़ दिए, x + y + z इक्वल टू फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गया मेरा। फिर आगे क्या बोल रहा है कि इसमें यदि हम तीसरी संख्या में 3 से गुना करें और इसमें दूसरी संख्या को जोड़ दें तो तीसरी संख्या में 3 से गुना करें, मतलब इफ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड ऐड सेकेंड नंबर देन वी गेट 11। अगर हम तीसरी संख्या में 3 से गुना करें तो देखिए तीसरी संख्या मेरा क्या है z, तो उसमें 3 से गुना करें और क्या जोड़ना, और उसमें दूसरी संख्या जोड़ दें, सेकेंड नंबर जोड़ दें। तो जोड़ दिए सेकेंड नंबर y, तो क्या मिल रहा है 11, हम लिख दिए 11। आगे देखिए फिर क्या बोल रहा है कि यदि हम पहली तथा तीसरी को जोड़ें, माने फर्स्ट एंड थर्ड को जोड़ें, तो फर्स्ट और थर्ड को जोड़ रहे हैं x + z। फर्स्ट है x, थर्ड नंबर है z, तो फर्स्ट और थर्ड को जोड़ें तो दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त हो रहा है। दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त हो रहा है ना, डबल ऑफ द सेकंड नंबर। तो दूसरी संख्या y है, उसका दुगना 2y। अब ये हमारा इक्वेशन मिल गया, यही ना था। अब हम लोग देखिए वर्ड प्रॉब्लम है ये, और वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर इक्वेशन बना ली। अब इसको सोल्व करना है तो पहले आप अच्छे से लिख लीजिए, मतलब एक्स वाई जेड हर जगह नहीं है। जैसे देखिए इसमें एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड बराबर 6, इसमें x नहीं है तो पहले 0 × x लिख लीजिए, फिर y है तो y लिख लीजिए, फिर 3z। इसमें x है तो x लिखे, y नहीं है, y है लेकिन बराबर के इधर है तो x पहले लिखे, फिर y लिखते हैं ना, तो y लिखेंगे कब, इधर लाइए, 2y को बराबर के इधर लाइए तो -2y हो गया। फिर z है तो z लिख दिया, और बराबर में क्या, जब 2y उधर चल गया तो बराबर में 0। चलिए, तो अब ऐसा अगर बन गया तो अब आराम से क्या कीजिए, इससे पहले मैट्रिक्स A बनाइए ना, 1 0 1 मैट्रिक्स बनाइए, 1 0 1, फिर ना 1 1 -2, y का गुणांक, y का कोफिशिएंट लिख रहे हैं तो 1 1 -2, फिर z का कोफिशिएंट, z का गुणांक 1 3 1 1 3 1, x का वैल्यू x y z, b का वैल्यू तो 6 11 0। अब ये हम लोग लिख दिए, और बाकी का खेल पहले डिटरमिनेंट a निकाल लीजिए। डिटरमिनेंट a का वैल्यू अगर 0 नहीं आता है तब हमारा इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट होगा, मतलब संगत होगा ना, और उनका अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और वो सॉल्यूशन इस फार्मूला से मिलेगा। और ये फार्मूला आप लगा दीजिए, a इन्वर्स × b, बाकी सब वैसा ही है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग से 6 नंबर क्वेश्चन अब बिल्कुल बन जाएगा। तो होमवर्क रहा पूरा टाइप फर्स्ट, मतलब आपको 6 नंबर तक ये बना लेना है, ठीक है ना। कल से हम टाइप सेकंड स्टार्ट करेंगे, और टाइप सेकंड के पहले आपको हम थ्योरी देंगे। तो याद रखें, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी आपके दोस्त लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि वो पीछे हो जाए, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए।